एक हेडिंग बना लो अपनी, अगली हेडिंग है रेजिस्टेंस के क्वेश्चन तो खत्म हो गए थे, ठीक है। अब इसी में छोटे मोटे क्वेश्चन और आते हैं। रेजिस्टेंस के क्वेश्चन ईजी थे, कुछ दिक्कत भी नहीं खास आई थी, ठीक है। नया टॉपिक आता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। बेटा कलर कोडिंग करनी है रेजिस्टेंस की, ठीक है। आगे स्क्रीन। बेटा कलर कोडिंग क्या होता है, देखो हम ना रेजिस्टेंस जो होती थी ना मेटल्स की बनाते थे, एलॉयज की बनाते थे। तो मेटल और एलॉय की वजह से ना रेजिस्टेंस का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, भारी पड़ जाती थी। तो जब हमको हाई रेजिस्टेंस की नीड होती थी ना, हम इतनी बड़ी बड़ी कॉपर की वायर्स या एलॉय की वायर्स नहीं लगा सकते थे। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करा, एक नई तरीके की रेजिस्टेंस बनाई, एक नई तरीके की रेजिस्टेंस बनाई और उसको यूज़ करा, ठीक है। वो नए तरीके की रेजिस्टेंस को बेटा बोला जाता है कार्बन रेजिस्टेंसेस। मतलब कार्बन की रेजिस्टेंसेस बनाई, समझाता हूँ कैसे, एक सेकंड समझो। देखो हमने क्या करा, एक ना ऐसे ऐसे से वो आती है वायर, वायर के ऊपर ना छोटी सी ये कार्बन की रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। मतलब कार्बन का कुछ लगा लो, वो टुकड़ा सा लगा दिया, उसमें छोटी छोटी ना ऐसे 4 बैंड्स बनाए। देखो जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, इस स्ट्रिप को जूम कर रहा हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। ये तुमने मान लो ऐसे, ये कार्बन की रेजिस्टेंस है जो ये बीच वाली स्ट्रिप है। इस तरीके से एक हमने रेजिस्टेंस बनाई और हमने क्या करा, इसके ऊपर ऐसे 4 बैंड्स लगा दिए। क्या लगा दिए, 4 बैंड्स, 2 3 4, 4 हमने इसके ऊपर बैंड लगा दिए। और इस बैंड को यूज करके अब हम रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखना। इन चारों बैंड्स में ना बेटा हमने अलग अलग कलर फिल करा। क्या करा, अलग अलग कलर फिल करा, और इसलिए नाम पड़ गया कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब इनके कलर के हिसाब से ना हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। कैसे निकालेंगे वो देखो, हमने क्या करा, देखो ये तो फर्स्ट बैंड होता है ना, फर्स्ट बैंड, और जो ये आपका सेकंड बैंड है, इसका जो कलर होगा ना बेटा वो तो मैग्नीट्यूड बताएगा। मतलब रेजिस्टेंस 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, कितनी है। जो थर्ड बैंड होगा वो बेटा ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 11th में पढ़ा हो तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10 की पावर्स में कितना आ रहा है वो बताएगा। और जो फोर्थ बैंड होता है ना वो बेटा टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है, टॉलरेंस। समझेंगे भी क्या होता है बेटा। जो हमारा फोर्थ बैंड होता है ना वो मोस्टली 3 कलर का होता है, मोस्टली, और भी कोई हो सकता है बट मोस्टली 3 कलर का। एक तो है, मान लो देखो गोल्ड होगा, या तो बेटा सिल्वर होगा, या फोर्थ बैंड के ऊपर नो कलर होगा, ठीक है। अगर मान लो फोर्थ बैंड के ऊपर गोल्ड कलर है तो इसकी टॉलरेंस होगी ±5%, ±5%। यानी मान लो उसकी रेजिस्टेंस अगर 100 है तो या तो वो 105 तक हैंडल कर पाएगा या 95। टॉलरेंस का मतलब होता है सेफ्टी फैक्टर कि प्लस माइनस ऊपर कितना जा रहा है या कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर तो बेटा सिल्वर हुआ तो सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±20%, सॉरी 10%। और अगर चौथे बैंड में कोई कलर नहीं हुआ, नो कलर हुआ, तो जो टॉलरेंस होगी वो ±20% होगी। गोल्ड होगा तो 5%, सिल्वर होगा तो 10%, और अगर नो कलर हुआ तो टॉलरेंस 20%। मतलब 20 का मतलब या तो 120 या तो 80, ठीक है।
इन तीन बैंड का क्या सिग्निफिकेंस है वो इनके कलर से डिपेंड करेगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड बताएंगे, ये 10 की पावर बताएगा। ठीक है, अभी समझते हैं कैसे। ठीक है, इसको नोट कर लो। आसान था टॉपिक है बेटा, लास्ट ईयर कट था बट इस साल तो करेगी, क्या पता क्या है। बेटा कलर कोडिंग साथ में लिख रहा हूँ यहीं पे, इसके बाद जो फर्स्ट है और जो सेकंड है और जो थर्ड बैंड है वो कौन से कलर के हो सकते हैं। पहला, ठीक है, सबसे पहला कलर देखो ब्लैक, दूसरा हो सकता है कलर ब्राउन, तीसरा रेड, चौथा ऑरेंज, पांचवा कलर येलो, छठा कलर ग्रीन, सातवां कलर ब्लू, आठवां कलर वॉयलेट, नौवां कलर हो सकता है ग्रे और GHIJ, 10वां कलर हो सकता है वाइट। ये 10 कलर एग्जिस्ट कर सकते हैं पहले 3 बैंड्स के ऊपर। ठीक है, और इन 10 कलर से बेटा क्या पता लगेगा, मैग्नीट्यूड कितना है और 10 की पावर्स कितनी है। अगर तो बेटा पहला वाला ब्लैक हुआ, मतलब अगर कोई पे भी कलर ब्लैक दिखा तो ब्लैक का मतलब 0, ठीक है, ब्राउन का मतलब 1, रेड का मतलब 2, ऑरेंज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये अगर इस कलर के बैंड हुए तो मैग्नीट्यूड इतना इतना होगा। ठीक है, अगर मान लो पहला ब्लैक होता है दूसरा ब्राउन होता है तो ये 0 ये 1, ठीक है, पहला रेड होता है दूसरा ऑरेंज तो 2 और 3, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये याद नहीं होता, बुक्स में इसका शॉर्टकट दिया हुआ है, आप लोग भी वही याद कर लो। बुक में क्या शॉर्टकट दिया हुआ है बेटा, इसका शॉर्टकट दिया हुआ है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मतलब ऐसा कहा जाता है, बीबी मतलब घरवाली, जो घरवाली रोती है रोए वो बहुत बढ़िया घरवाली होती है। जो बीबी रोती है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, जो हाउस वाइफ रोएगी नहीं वो बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि जिस लड़की को रोना नहीं आता वो तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती। लूपी का बैठ गया सी है यहाँ पे। ठीक है बेटा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब जिसको ग्रेट ब्रिटेन याद नहीं होता, तुम लोग मैथ गौरव भैया से पढ़ते हो, तो बीबी रोए गौरव भैया की वेरी गुड वाइफ, ना रोए तो नॉट अ गुड वाइफ। तो ऐसे याद होता है, बीबी रोए ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे वाइट। बुक में ग्रेट ब्रिटेन दिया हुआ है, तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। किसी का कोई भाई बहन हो नाम दे दो भाई, ये गरिमा भारद्वाज स्टूडेंट है उसका नाम भी दे सकते हो, पर वो खुद लड़की है बेटा तो उसका मैनेज होगा नहीं थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से नाम हो सकते हैं इसके। तीसरा बैंड क्या बताएगा, मान लो जैसे तीसरा बैंड ऑरेंज है तो ऑरेंज का मतलब है कि 10 की पावर 3, तीसरा है ग्रीन तो 10 की पावर 5, तीसरा है ब्लू तो 10 की पावर 6। तो ये 10 की पावर्स बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, करो नोट, इसके क्वेश्चन करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें बेटा। यहाँ पे अगर ब्लैक होगा तो येलो होगा तो 10 की पावर 4 होगी, जो होगा उस हिसाब से। पहले तीनों एक ही कलर के होंगे, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अरे रोशन खूब सारे
ये हटा रहा हूँ बेटा, ये जो डायग्राम बनाया, ठीक है। सबसे आसान टॉपिक है बेटा, ये ऐसे बोर हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस करके। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक रेड कलर दिया हुआ है पहले बैंड का, दूसरे का दिया हुआ है ब्राउन, तीसरे का ऑरेंज, चौथे का गोल्ड। कह रहा है इसकी कलर कोडिंग लिखो, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो। रेड बेटा, रेड का मतलब 2, ब्राउन का मतलब 1, ऑरेंज 10 की पावर 3 और गोल्ड, गोल्ड का मतलब था ±5%। यानी इसका आंसर बनेगा 21 इंटू 10 की पावर 3 ±5%। ओम लगा देना, यानी 21,000 ओम की रेजिस्टेंस बेटा, छोटे से कार्बन के रेजिस्टर से। मार्केट में मिलते हैं 2-2, 2.5 रुपए के लेके आ सकते हो, 2-2, 2.5 के तो नहीं, उससे भी सस्ते शायद, ठीक है। चारों इतनी लेट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, क्या दे रहा है, ब्लू रेड रेड, ब्लू रेड रेड, और चौथे बैंड में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मतलब नो कलर। ब्लू का मतलब कहाँ गया, 6, रेड का मतलब 2, रेड का मतलब 2, कुछ नहीं दिया, नो कलर के लिए ±20%। 62 इंटू 10 की पावर 2 ±20%, ठीक है बेटा। ऊपर वाला हटा दूं बेटा, ये कलर तो पड़े रहे, काम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड कलर कोडिंग फॉर, पहला पार्ट 1 किलो ओम, 1 किलो ओम की कलर कोडिंग लिखो, ठीक है। 1 किलो ओम बेटा, 1 किलो ओम का मतलब होता है, 1 किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम। 1000 लिख नहीं सकते, हमको पहले 2 मैग्नीट्यूड देते हैं, तो ऐसे लिख दो इसको, 10 इंटू 10 की पावर 2 ओम। इसी कलर कोडिंग देख लो, पहला कलर 1 इंटू 10 टू पावर 3 भी तो लिख हाँ सकते वो भी लिख सकते हैं। पहला बनेगा ब्राउन, 0 के हिसाब से दूसरा ब्लैक, 2 के हिसाब से दूसरा रेड, तीसरा रेड, और चौथे में कुछ नहीं है तो नो कलर। पर नो कलर का मतलब तो 20% होता हाँ। है ना, ठीक है, तो चौथे में कुछ मत लिखना है, वो कुछ नहीं दिया हुआ, तो अगर परसेंटेज ना दे तो चौथे के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसको बेटा एक तरीके से और भी लिख सकते हो, 01 इंटू 10 की पावर 3, बेटा 01 भी तो करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो पहला हो जाएगा ब्लैक, ब्राउन ऑरेंज, फिर ब्राउन, फिर ऑरेंज, ठीक है। बी पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन 100 ओम, 100 ओम को लिख लो 10 इंटू 10 की 10, 10 इंटू 10 के 1, 10 इंटू 10 की 1, सॉरी 10 इंटू 10 की 1। तो पहला ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है ना बेटा, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तीसरा पार्ट कर लो, किसी ने करना है तो, 4.7 किलो ओम, 4.7 किलो ओम, बस इसमें पॉइंट हटा देना, 3, पॉइंट हटा देना, 4.7 किलो ओम में पॉइंट हटा देना, तो ये बनेगा 4700, 4.7 इंटू 10 की 3 है। अब पॉइंट हटाऊंगा तो बेटा एक जीरो कम हो जाती है, पॉइंट राइट साइड पे ले जाता हूँ तो एक जीरो कम हो जाती है, ठीक है। 47 इंटू 10 की 2, तो कलर देख लो, येलो, वायलेट और रेड, ठीक है। अब इसमें थोड़ा घुमाना हो तो कैसे घुमाएगा, ये हटा रहा हूँ,
क्या क्वेश्चन दे देगा? क्वेश्चन दे रखा है अ रेजिस्टेंस ऑफ रेड ऑरेंज रेड गोल्ड आगे क्या दिया हुआ है? इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सोर्स। बैटरी दी हुई है, मतलब फाइंड करंट इन द रेजिस्टर। करंट मांग लिया बेटा, कुछ नहीं है बेटा, ये बस मजे ही ले रहा है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। V की वैल्यू 100 दिया है, R की वैल्यू कलर कोडिंग से निकाल लो। पहला है रेड 2, दूसरा है ऑरेंज 3, यानी 23 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस गोल्ड है ना, तो 5%। बस अब आंसर 100 को 2300 से डिवाइड करके आंसर लिख दो, साथ में प्लस माइनस 5%। ठीक है, चाहे तो परसेंटेज मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का मतलब तो रेजिस्टेंस के लिए ही है कि 5 ऊपर 5 नीचे हो सकता है, उसके हिसाब से 5% का, और कुछ नहीं है बेटा। कोडिंग करिए बस। रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, फिर तीसरा वाला बैंड 10 की पावर बताता है, तो रेड के लिए 10 की पावर 2। ठीक है, चौथा बैंड गोल्ड है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, लास्ट ईयर तो करता है, पता नहीं बी क्वेश्चन में और करके भी आ सकता है ना आंसर। इसमें बी पार्ट में, फर्स्ट के बी में और करके कौन सा बनाएगी कोडिंग बता। 0 1 into 10 ये तो बन ही जाएगा। एक मिनट, ये समझ में नहीं आया बेटा ये। हाँ बेटा मीनाक्षी, ये हो सकता है 0 1 into 10 की पावर 3 कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा। ये देख बेटा, ये क्यों समझ नहीं आया? देख, पहला बैंड दिया हुआ रेड, दूसरा दिया हुआ ऑरेंज, तीसरा फिर रेड, चौथा गोल्ड। इसकी कोडिंग लिख। रेड के लिए देख कितना है 2, ऑरेंज के लिए देख 3, रेड के लिए देख 2, गोल्ड मतलब प्लस माइनस 5%। अब रेजिस्टेंस लिख ले, 23 इंटू 10 की 2 प्लस माइनस 5%। ये उठा के पुट तो करिए आर की वैल्यू बस। ठीक है, बता दो ये, इसके क्वेश्चन तो खत्म ही हो गए, और तो कुछ है नहीं इसमें खास। बस यही है, कंपैटिबल रेजिस्टेंस होती है, थोड़ी इजीली लग जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस करवाते टाइम मैंने 2-4 बातें बताई थी कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे करती है, मटेरियल पे करती है, और एक टेम्परेचर और बोला था उस टाइम। ठीक है, और मैंने कहा था टेम्परेचर का अलग टॉपिक आएगा, तो बना लो हेडिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कोमा लगा के रेजिस्टिविटी भी लिख लो साथ में, दोनों ही चलता है, दोनों का सेम काम होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, उस टाइम मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जो देखेंगे। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, असली वाला। ठीक है, ये, और इसको रो बोलते थे, तो रो की वैल्यू ये लिख देते थे। अब बेटा इसके अंदर ना, जब ये सारे फैक्टर्स बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा, ये सारे फैक्टर्स बदलेंगे तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। ध्यान से देखना, इन सब के अंदर लेंथ तो कांस्टेंट होगा,
लेंथ आपकी कांस्टेंट होने वाली है, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ पे क्या लेना देना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पर इतना खास फर्क नहीं पड़ता। एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी नहीं बदलेगा, ऐसे थोड़ी मेरे को हीट करोगे मैं पिघल जाऊंगा। अच्छा और क्या है, ई की वैल्यू भी कांस्टेंट, बचा सिर्फ एन और टाउ, दो फैक्टर बचे, एक बचा एन एक बचा टाउ, यानी इन दोनों फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एन तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स तेज भागेंगे कम भागेंगे, ये चेंज होगा। टाउ बताया था रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम, सारी कहानी सुनाई थी अच्छे से और मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन आया इससे टकराया, टकराने के बाद दूसरे आयन से टकराया, इसके बीच में जो टाइम लेता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ। दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब खुद सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो टाउ घटेगा, और अगर टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो टाउ का लेना देना तो है। सिमिलरली एन का भी है। अब हम देखेंगे कि भाई मेटल्स के अंदर टाउ और एन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, एलओएस के अंदर क्या पड़ता है और सेमीकंडक्टर के अंदर क्या पड़ता है, उस हिसाब से रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे। इन तीनों को छोड़ के कोई चौथी चीज होती नहीं, मेटल नॉन मेटल और अपने वो सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको तुम कंडक्टर इंसुलेटर बोलते हो। देखो पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स के लिए मान लो टेम्परेचर बढ़ाया, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे घटेंगे, ऑब्वियस ही बात है बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियस है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन के बीच का टाइम, वो घट जाएगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा और कम टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। 1 मीटर क्यूब का स्फीयर काट, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएगी ना तो वो तेज तेज होगा, ठीक है बेटा। एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा। अब फंस गए हम, एन बढ़ेगा तो आर को घटना चाहिए, ठीक है, और टाउ घटेगा तो आर को बढ़ना चाहिए। आर बेचारा क्या करे, मजबूर, एन की सुने या टाउ की सुने, तो किसकी सुनेगा बेटा, जो फैक्टर सिग्निफिकेंट होगा। देखो मैंने पहले भी समझाया था, मेटल्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिखवाया भी था लगभग 10 की पावर 29। कहानी में भी बताया था तुम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे, मेटल्स एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा और कैंसिल कर देगा। तो ये तो बहुत सारे कैरियर्स ले रहा है, तो एन की वैल्यू बढ़ती है पर बेटा इतनी खास नहीं बढ़ती, यानी ये वाला फैक्टर इनसिग्निफिकेंट होता है, इसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये वाला फैक्टर सिग्निफिकेंट होता है, यानी इसका फर्क पड़ता है। यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड बहुत तेज बढ़ गई, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, और रिलैक्सेशन टाइम घट गया इसीलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज द फैक्टर relaxation time dominates, therefore as it decreases resistance increases। टाउ घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ग्राफ में भी शो कर सकते हो, ऐसा ग्राफ बनाओ या रेजिस्टेंस दिखाओ, ठीक है, या टेम्परेचर दिखाओ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कई बुक्स में ग्राफ ऐसे होता है, कई बुक्स में ग्राफ बेटा ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है, ओरिजिन से ऊपर से क्यों स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी हो उसकी कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगी, जीरो रेजिस्टेंस वाली बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो वो दिखा दो और बढ़ता हुआ ग्राफ बना दो, ठीक है। ये मेटल थे,
वीडियो देखी थी इसके बारे में? जाके देखो, मुझे लगा सेंड नहीं करी कहाँ पे? ग्रुप पे। ग्रुप में थोड़ी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डलते हैं ना। कंपटीशन का था वैसे, छोड़ना हो छोड़ सकते हैं। बेटा ठीक है, ये मेटल की कहानी थी। मेटल के बाद एलॉयज की बात कर लेते हैं। एलॉयज भी बेटा सेम कहानी दिखाते हैं, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि आपका एलॉय क्या होता है, दो मेटल से मिलकर बन जाता है, तीन से मिलकर बन जाता है एलॉयज। टेम्परेचर बढ़ाने पे एम की वैल्यू बढ़ती है और टाउ की वैल्यू घटेगी, सेम कहानी। अब बेटा ये दोनों फैक्टर सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारे मेटल्स आ गए ना, लगभग दोनों का इफेक्ट सेम होता है, लगभग लगभग। ये भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ये भी रोल प्ले करता है, लेकिन जो टाउ होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। The effect of relaxation time is a little more significant with increase in temperature. Therefore, resistance increases slightly, थोड़ी सी बढ़ती है। स्लाइटली का मतलब देखो, मतलब है कि अगर अब आप आर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हो ना, तो लगभग लगभग बेटा लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था ओम्स लॉ की तरह, इसका नहीं होता, लगभग कांस्टेंट, ऐसा भी बना सकते हो, लगभग थोड़ी सी ही बढ़ती है बेटा, थोड़ी सी, चाहे आर का बना लो चाहे रो का। और इस बात पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। अभी आप मीटर ब्रिज पढ़ोगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे, वहां पे क्वेश्चन आएगा कि मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है उसको आप एलॉय का क्यों बनाते हो। ठीक है बेटा, एलॉय का बनाने से क्या होता है, जो भी डिवाइस होती है ना उसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, जैसे मान लो मेरे घर में जो रेजिस्टेंस लगी होती है, जो आजकल घर में रेजिस्टेंसेस लगती है सारी एलॉय की लगती है, मान लो आपने एलॉय की जगह मेटल की लगा दी, तो मेटल की लगाने से क्या होगा, अगर कभी टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया तो टेम्परेचर बढ़ने से मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई ना तो करंट कम हो जाएगा और ये जो लाइट होती है ना डिम होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी वजह से जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस होती है ना उनको एलॉय का बनाया जाता है, ताकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा डिफर ना करे और करंट में इतना ज़्यादा फर्क ना आए। क्या बात समझ में आती है? क्वेश्चन लिख सकते हो कहीं के डब्बे में, वाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ एलॉय। एलॉय की ही क्यों बनाते हैं? ठीक है, क्योंकि एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, हो गया बेटा। अगला करें, अगला आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स ये क्या होते हैं मत जानो, अलग से पूरी यूनिट है इस पे, यूनिट नंबर 9। अब भाई बेटा इसकी थोड़ी उल्टी कहानी है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसमें
तो n की वैल्यू बढ़ती है बेटा, और बहुत ज़्यादा बढ़ती है। टाउ की वैल्यू घटती है पर उसका खास फर्क नहीं होता। सेमीकंडक्टर में 10 की पावर 15 के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 की पावर 15, और उसको भी कम माना जाता है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से n की वैल्यू एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सिग्निफिकेंट होता है, ये इनसिग्निफिकेंट होता है। अब क्योंकि n बढ़ रहा है तो n के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, या रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उल्टी कहानी है इसकी। यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा?